डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग की डेफिनेशन। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बेसिकली हम किस किस चीज़ को शामिल करते हैं, अकाउंटिंग होती क्या है और इस फाइनेंशियल अकाउंटिंग की इब्तिदा जो है वो उसका मकसद क्या था। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की फिलहाल डेफिनेशन देखते हैं। पहले हम डेफिनेशन क्या है जी, द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ऑफ ए बिजनेस। हमने इससे पहले बिजनेस की डेफिनेशन पढ़ ली है। बिजनेस होता क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसमें उसका मकसद होता है प्रॉफिट कमाना। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिसका मकसद प्रॉफिट कमाना उसको बिजनेस कहते हैं। अब एक बिजनेसमैन है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहा है, उस ऑर्गेनाइजेशन में मुख्तलिफ किस्म की ट्रांजेक्शन हो रही हैं। अब उसमें से बिजनेसमैन ने कैलकुलेट करना है कि कितना प्रॉफिट हो रहा है उसको बिजनेस में से। और अगर उसके कॉम्प्लेक्स किस्म की स्ट्रक्चर है तो डेफिनेटली वो खुद कैलकुलेट नहीं कर सकेगा, उसको कोई बंदा रखना पड़ेगा जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट कैलकुलेट करके उसको बता दे। तो वो बंदा जो रखेगा, जो कैलकुलेट करके बताएगा उसको कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट क्या है, वो एक अकाउंटेंट होगा। वो जो अकाउंटेंट होगा, उस अकाउंटेंट ने ये सारा काम करना है एक ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। तो बिजनेस का मकसद होता है प्रॉफिट कमाना और अकाउंटेंट का मकसद होता है प्रॉफिट को कैलकुलेट करना। ठीक है जी। तो बिजनेसमैन और अकाउंटेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो एक डायरेक्शन में है, अलाइन है, इसलिए ये दोनों मिलकर काम करते हैं। वेल, हम चलते हैं जी अकाउंटिंग की तरफ। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। सबसे पहला इस अकाउंटेंट ने काम क्या करना है, डाटा को रिकॉर्ड करना है। जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है फॉर द ईयर, पूरे साल में जितनी ट्रांजेक्शन होंगी, कोई परचेज हो रही है, कोई सेल हो रही है, कोई इवेंट हो रहे हैं, कुछ क्या कहते हैं ट्रांजेक्शन हो रही हैं लोगों के साथ, कोई चीज़ें परचेज की जा रही हैं, कोई चीज़ें मेंटेन की जा रही है, बिल्डिंग की रेनोवेशन हो रही है, बिल्डिंग परचेज की गई है, बिल्डिंग में प्लांट और मशीन इंस्टॉल किया गया है, फर्नीचर वगैरह है, जो भी काम आया है किसी भी तरह का है जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, जिसमें कैश इन्वॉल्व है, जिसमें फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट है, वो इस अकाउंटेंट ने काम करना है। तो पहला काम उसने क्या करना है, रिकॉर्डिंग करनी है। रिकॉर्डिंग करने के बाद सेम नेचर के ट्रांजेक्शन को एक जगह पे लिख देगा, डेट इज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन करने के बाद उसकी बनाएगा समरी। समरी बनाने के बाद उसको कर देगा प्रेजेंट। प्रेजेंट किसको करेगा, ऑनर को। ऑनर को प्रेजेंट करेगा तो वो उसकी प्रेजेंटेशन जो है ये भी उसकी अकाउंटिंग का हिस्सा बन जाएगी। चार काम उसने बेसिकली टोटल करने हैं, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड। ये बात याद रखिएगा, फाइनेंशियल रिकॉर्ड की बात हो रही है, नॉन फाइनेंशियल डाटा जो है वो इसमें शामिल नहीं है। ठीक है जी। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है ना, उसमें चार रोल हैं, चार बेसिकली मकसद हैं उसके, रिकॉर्ड, क्लासिफाई, समरी और प्रेजेंटेशन। होपफुली आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। अब अगला टॉपिक हमारा है, हम देख रहे हैं अकाउंटिंग में हेड्स होते हैं, अकाउंटिंग हेड्स। अकाउंटिंग के जो 5 पिलर हैं वो हमने डिस्कस करने हैं। ठीक है, 5 पिलर हैं इसके अकाउंटिंग में। सबसे पहले आ जाते हैं जी एसेट्स। एसेट्स की बात करते हैं, एनीथिंग दैट बिजनेस ओन्स एंड गिव बेनिफिट्स इन फ्यूचर। हर वो चीज़ जो बिजनेस की ओनरशिप में है, बिजनेस की मलकियत में है और वो चीज़ उसको फ्यूचर में बेनिफिट देगी, उस चीज़ को हम एसेट कहते हैं। ठीक है, दोबारा सुन लें। हर वो चीज़ जो बिजनेस की ओनरशिप में है या कंट्रोल में है और उसको इस्तेमाल करने से फ्यूचर में फ़ायदा होगा। आज तो चलो फ़ायदा हो रहा है, उसका फ्यूचर में भी फ़ायदा होगा, उसको हम एसेट कहते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम एसेट की। बिल्डिंग आज इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन फ्यूचर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्डिंग का फ्यूचर में भी फ़ायदा होगा। लैंड भी आज आप उसको इस्तेमाल करें, फ़ायदा है, 100 साल तक भी आप इसको इस्तेमाल करते रहेंगे, फ़ायदा हो रहेगा, 100 साल बाद लैंड ख़त्म नहीं हो रहेगा। ठीक है जी। तो लैंड भी क्या है जी, आपका एसेट है। उसके बाद प्लांट आपने आज लिया तो डेफिनेटली प्लांट की लाइफ 10 साल या 15 साल या 20 साल तो होगी, तो वो आगे फ्यूचर में जितने साल भी चलेगा उसका फ्यूचर में आपको फ़ायदा होगा। तो वो क्या है जी, प्लांट भी एसेट है ऑर्गेनाइजेशन का या बिजनेस का। फर्नीचर, इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं फ्यूचर में। फर्नीचर आज अगर आपने लिया है तो ये नहीं है कि आज ख़त्म हो जाएगा शाम तक, ये कई साल तक चल सकता है। तो हर वो चीज़ जो फ्यूचर में फ़ायदा देगी आपका एसेट है। इसी तरीके से कैश, आपकी जेब में जो कैश पड़ा हुआ है, इसको आप आज इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आज आपको फ़ायदा देगा, महीने बाद इस्तेमाल करना चाहते हो महीने बाद फ़ायदा देगा। फ्यूचर में जब इस कैश को आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। तो कैश भी आपका एसेट है। इसी तरीके से बैंक बैलेंस, बैंक अकाउंट में आपके पास पैसे पड़े हुए हैं तो वो भी आपको फ्यूचर में बेनिफिट दे सकते हैं। और हर वो चीज़ जिसको इस्तेमाल करेंगे और फ्यूचर में उसका फ़ायदा मिलेगा, दैट इज़ योर एसेट।
होपफुली आपको एसेट की डेफिनेशन समझ आ गई होगी कि हर वो चीज़ जो बिजनेस की प्रॉपर्टी है, बिजनेस की ओनरशिप में शामिल है और वो क्या कहते हैं उसका फ्यूचर में फ़ायदा होगा, वो एसेट है। जिस तरह से कार है, कार एसेट है, अगर बिजनेस की ओनरशिप में है और कार इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका क्या है जी, एसेट है, फ्यूचर में फ़ायदा मिलेगा उसको। ओके जी, अब हम एसेट की डेफिनेशन के बाद हम देखते हैं जी एक्सपेंस। दूसरी जो कैटेगरी है, दूसरा जो हेड ऑफ अकाउंट है बिजनेस का, वो एक्सपेंस है। एनी रिसोर्स या एनीथिंग फ्रॉम विच बेनिफिट्स हैव बीन रिसीव्ड इज कॉल्ड एक्सपेंस। हर वो चीज़ जिससे आपने फ़ायदा उठा लिया है वो आपका एसेट नहीं रहा, तो आपका एक्सपेंस हो गया। फॉर एग्जांपल के तौर पे हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी, जो लाइट आप इस वक्त ऑन करके बैठे हुए हैं, उससे आपने फ़ायदा उठा लिया है, अब उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। उसका जब बिजली का बिल आएगा आपने पे कर देना है। वो जो आप पेमेंट कर रहे हैं वो उस चीज़ की पेमेंट करें जो आप जिससे आप फ़ायदा उठा चुके हैं, वो उसका फ्यूचर में कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो बिजली का बिल जो आप जमा करवा रहे होते हैं तो ये उस चीज़ का बिल है जो आप जिससे आप बेनिफिट उठा चुके हैं, उसका फ्यूचर में कोई बेनिफिट नहीं है। याद रखिएगा, हर वो चीज़ जिसका बेनिफिट आप उठा चुके हैं वो आपका एक्सपेंस बन जाएगी। इसी तरीके से आप सैलरी पे करते हैं किसी लेबर को, तो उससे आपने पूरा महीना काम करवाया और महीने के अंदर आप उसको पेमेंट कर रहे हैं, तो वो जो पेमेंट आप कर रहे हैं वो उसका फ़ायदा आप उठा चुके हैं, उसने पूरे महीने की सर्विसेज परफॉर्म कर दी हैं, तो वो आपका एक्सपेंस बन जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से रिपेयर्स, बिल्डिंग की रिपेयर आप करवाते हैं, तो बिल्डिंग अपनी यूज़ की ख़राब होगी, फिर आप उसको रिपेयर करवाने के पैसे आप दे रहे हैं, तो याद रखिएगा वो आप उसका फ़ायदा उठा चुके हैं जिस चीज़ के आप रिपेयर एंड मेंटेनेंस की दोबारा पेमेंट कर रहे हैं। इसी तरीके से आप बाइक की ट्यूनिंग करवाते हैं। ट्यूनिंग बाइक आपके पास जब थी, नई थी, आपने इस्तेमाल की, 10 पैसे जब टाइम उसमें कोई इशू आए, आपने उसकी ट्यूनिंग करवाई, ट्यूनिंग ने आपकी बाइक को मेंटेन किया, दोबारा उस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में लेके आया, तो ये आपने उसका फ़ायदा उठाया, उसके अगेंस्ट आपने पेमेंट की है, तो ये आपकी क्या है जी, एक्सपेंस की कैटेगरी में वो फॉल कर। ठीक है जी। इस तरीके से आप किसी चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, उसका रेंट पे करते हैं, तो रेंट भी क्या है जी, आपका एक्सपेंस। ठीक है जी। वो मुख्तलिफ किस्म के एक्सपेंसेस की एग्जांपल आपके सामने मौजूद है। रेंट अगर आपने पे किया है, फ्यूल, हीटिंग एंड पावर एंड हीट, बिजली का बिल, गैस का बिल, यूटिलिटी बिल, पानी का बिल वगैरह जो आप जमा कराते हैं उसका फ़ायदा आप उठा चुके होते हैं, तो वो सारे का सारा क्या होगा जी, एक्सपेंस बन जाएगा। तीसरी कैटेगरी हम देखते हैं इनकम, अर्निंग ऑफ बिजनेस बाय सेलिंग गुड्स और सर्विसेज। ठीक है जी। मैंने आपको टाइप्स ऑफ बिजनेस में बताया था कि बिजनेस 2 तरीके से पैसे कमा सकता है। नंबर 1, या तो चीज़ें बेचेगा, नंबर 2 या वो सर्विसेज बेचेगा। चीज़ें बेचने से भी पैसे कमाए जा सकते हैं और सर्विसेज प्रोवाइड करने से भी पैसे कमाए जा सकते हैं। तो वो पैसे जो बिजनेस कमा रहा है, अर्निंग का मतलब होता है कमाना, बिजनेस ने कमा के जो पैसे इकट्ठे किए हैं, दैट इज कॉल्ड इनकम। और अगर बिजनेस ने कमाए बगैर पैसे इकट्ठे किए हैं, तो या तो पैसे वो इकट्ठे कर रहा है बिजनेस के मालिक से या फिर किसी और बंदे से पैसे ले रहा है, तो वो इनकम नहीं है। जो कमाने इसके अलावा पैसे इकट्ठे कर रहा है अगर बिजनेस, तो वो इनकम नहीं होगा, वो कोई और चीज़ होगी। पर इनकम क्या चीज़ है जी, जो चीज़ें बेच के पैसे कमाए हैं उसको हम इनकम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर चीज़ें बेची हैं तो सेल इनकम। ठीक है जी। याद रखिएगा, अगर किसी बैंक में आपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, इन्वेस्ट करने के बाद बैंक वाले आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो आपकी इंटरेस्ट इनकम होगी। ठीक है जी। अगर आप एक डॉक्टर हैं तो डॉक्टर क्या करता है, पेशेंट को चेक करता है, पेशेंट को चेक करने के वो पैसे लेता है, तो डेट इज कंसल्टेंसी चार्जेस, कंसल्टेंसी फी, कंसल्टेंसी इनकम। ठीक है। तो ये याद रखिएगा, मुख्तलिफ किस्म की इनकम हो सकती है, डिपेंड करता है कि आपने कौन सी सर्विस प्रोवाइड की है या कौन सी चीज़ें बेची है। पर इनकम क्या चीज़ होती है जी, अर्निंग ऑफ बिजनेस बाय सेलिंग गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज, उसको कहते हैं इनकम। आगे है जी कैपिटल, इन्वेस्टमेंट ऑफ ऑनर इन बिजनेस। ऑनर ने अपनी जेब में से कितने पैसा बिजनेस में लगाया है तो उसको कैपिटल कहते हैं। ऑनर वो पैसा कैश की फॉर्म में भी लगा सकता है, वो पैसा बैंक बैलेंस के फॉर्म में भी लगा सकता है, वो अपने घर से फर्नीचर भी लेके आ सकता है, वो भी उसके लिए कैपिटल कंसिडर किया जाएगा। वो अपने घर से गाड़ी उठा के ले आया, बिजनेस में लगा दी, तो वो भी कैपिटल की नेचर में काउंट हो जाएगी। हर वो चीज़ जो ऑनर अपने घर से उठा के लेके आएगा और बिजनेस में लगा देगा,
वो कैपिटल की कैटेगरी में फॉल करेगी। ये बात आपने अच्छी तरह से याद रखनी है। कैपिटल क्या होता है जी? जो बिजनेस में ऑनर की तरफ से कोई भी कंट्रीब्यूशन है उसको कैपिटल कहा जाता है। पांचवा हेड है जी लायबिलिटी। एनीथिंग पेबल बाय बिजनेस टू थर्ड पार्टीज इज कॉल्ड लायबिलिटी। हर वो चीज़ जो बिजनेस ने पे करनी है, किसको? थर्ड पार्टी को, मालिक को नहीं। बिजनेस के मालिक की बात नहीं हो रही। मालिक के अलावा अगर कोई और बंदा है जिसको बिजनेस ने पैसे पे करने हैं तो वो लायबिलिटी कहलाई जाएगी। वो जिम्मेदारी वाजिब अदा रकम है जो बिजनेस उसको पे करनी। फॉर एग्जांपल बैंक से लोन लिया है तो लोन आज नहीं तो कल वापस करना है, तो ये बैंक लोन जो है ये क्या है जी? लायबिलिटी है। आपने किसी बंदे से चीज़ें उधार कर ली हैं, बिल्डिंग उधार कर ली हुई है, तो उसकी आज नहीं तो कल पेमेंट करनी है, तो वो क्या है जी? वो पेएबल है। पेएबल फॉर बिल्डिंग वो क्या है जी? आपका जिम्मे वाजिब अदा रकम है। आपने किसी बंदे से काम करवाया, उसकी सैलरी पे करनी है, अभी पे नहीं की, तो सैलरी पेएबल या आपकी क्या है जी? या आपकी लायबिलिटी बन जाती है। तो हर वो चीज़ जिसके पैसे आपने पे करने हैं, बिजनेस ने पे करने हैं किसी थर्ड पार्टी को, उसको हम क्या कहते हैं जी? लायबिलिटी कहते हैं। मालिक की बात नहीं हो रही, थर्ड पार्टी की बात हो रही है। मालिक के अलावा कोई भी बंदा होगा उसको थर्ड पार्टी कहते हैं। तो मालिक के अलावा अगर आपने किसी और को पेमेंट करनी है तो दैट इज़ लायबिलिटी। तो आप अगर देखेंगे तो बिजनेस अकाउंटिंग हेड में, मतलब जो अकाउंटिंग जो है उसके 5 पिलर हैं। नंबर 1 एसेट, नंबर 2 एक्सपेंस, नंबर 3 इनकम, नंबर 4 कैपिटल, नंबर 5 लायबिलिटी। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं कि मेजर कैटेगरीज की जो है ये 2 तरह की है। आपने क्वांटिटेटिव मेथड पढ़ा था, आपको याद होगा कि बिजनेस में इनफ्लो होते हैं और आउटफ्लो होते हैं। बिजनेस में जो पैसा आ रहा है दैट इज इनफ्लो, ठीक है जी, और बिजनेस से जो पैसा निकल रहा है दैट इज आउटफ्लो। बिजनेस में आने वाले पैसे के जो जरिए हैं वो 3 हैं। नंबर 1, या तो बिजनेस में चीज़ें बेच के पैसे कमाई जा रहे हैं तो वह है इनकम। बिजनेस के मालिक से पैसे निकाले जा रहे हैं तो दैट इज कैपिटल। या किसी बैंक से उधार कर्जा लिया है दैट इज लायबिलिटी। बिजनेस में आने वाला पैसा 3 जरियों से आ सकता है। कुछ अर्निंग की है, कुछ चीज़ें बेच के पैसे कमाए हैं दैट इज इनकम, उससे बिजनेस में पैसे आएंगे। ऑनर की जेब में से पैसे निकाल के बिजनेस में लगाए हैं दैट इज कैपिटल। या किसी बैंक से कर्जा लिया है या ऑनर ने अपने किसी दोस्त से कर्जा लिया है दैट इज लायबिलिटी। इन तीनों जरियों से बिजनेस में कैश आएगा, इसको कहते हैं इनफ्लो। अब बिजनेस से निकलने वाला जो खर्चा है, बिजनेस से जो निकलने वाला कैश है, उसकी 2 फॉर्म हो सकती हैं। नंबर 1, या तो आपने खर्चे पे किए हैं, मतलब रेंट पे किया है, रेंट पे करेंगे तो डेफिनेटली कैश आउट हो जाएगा, कैश आउटफ्लो हो जाएगा। आपने बिजली का बिल पे किया है, कैश आउटफ्लो हो जाएगा। आपने लोगों को सैलरी पे की है, कैश आउटफ्लो हो जाएगा। तो जो भी आपने खर्चे पे किए होंगे उसकी सूरत में कैश आपका बिजनेस में से निकल जाएगा। नंबर 2, आपने एसेट परचेज किए हैं, आपने एसेट परचेज किया, फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग परचेज किया तो कैश आउट हो जाएगा, बिजनेस में से निकल जाएगा। लैंड परचेज किया तब भी कैश पे करना पड़ेगा, फर्नीचर लिया तब भी कैश पे करना पड़ेगा, बिल्डिंग लिया तब भी कैश पे करना पड़ेगा, मशीनरी लिया तब भी कैश पे करना पड़ेगा, टेबल लिया है, एसी लिया है, कोई भी चीज़ ली है बिजनेस के इस्तेमाल के लिए उसके लिए आपको कैश पे करना पड़ेगा। तो बेसिकली हो क्या रहा है, बिजनेस में पैसा इन होने के 3 दरवाजे हैं, 3 रास्ते हैं, इनकम, कैपिटल, लायबिलिटी। इन तीनों के थ्रू कैश बिजनेस में आता है और बिजनेस में से निकलने वाले जो कैश के जो रास्ते हैं वो 2 हैं, या तो एक्सपेंस या एसेट, ठीक है जी। तो बेसिकली जो इनफ्लो वाले तीनों नेचर हैं, इनकम, कैपिटल और लायबिलिटी, उनकी नेचर सेम है। और जो आउटफ्लो वाली नेचर है, एक्सपेंस और एसेट, उनकी नेचर सेम है, ठीक है जी। टोटल 5 हेड हैं, 5 हेड में से 3 हेड की नेचर सेम है और बाकी 2 हेड की नेचर सेम है। इनकी आपस में कंपैरिजन किया जाएगा तो नेचर अपोजिट है। अब हम इनकी नेचर के हिसाब से इनकी क्लासिफिकेशन देखते हैं। अकाउंटिंग हेड्स, इंक्रीज, डिक्रीज। हाँ जी, एसेट जब इंक्रीज होंगे तो डेबिट होंगे, जब डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट होंगे। इसी तरह से एक्सपेंसेस हैं, जब इंक्रीज होंगे तो डेबिट होंगे, जब डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट होंगे। कैपिटल है, जब इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट होंगे, जब डिक्रीज होंगे तो डेबिट होंगे। लायबिलिटी है, इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट,
डिक्रीज होगी तो डेबिट। इनकम है, इंक्रीज होगी तो क्रेडिट, डिक्रीज होगी तो डेबिट। याद रखिएगा एसेट और एक्सपेंस की नेचर सेम है और कैपिटल लायबिलिटी इनकम की नेचर सेम है। ठीक है जी। एसेट और एक्सपेंसेस और कैपिटल लायबिलिटी इनकम का शॉर्ट है जी CLI, कैपिटल लायबिलिटी और इनकम। याद रखिएगा कि ये बेसिकली एसेट एक्सपेंस ये आउटफ्लो है और कैपिटल लायबिलिटी इनकम ये इनफ्लो है। ठीक है जी। तो इनकी नेचर सेम है। अब ये इंक्रीज होते हैं तो डेबिट और डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट। इसकी वजह क्या है, इसकी लॉजिक क्या है? इसकी कोई लॉजिक नहीं है फिलहाल, बस आपने इसको अच्छी तरह से रटा लगा लेना कि एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, डिक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है। एसेट और एक्सपेंस की नेचर सेम है, इंक्रीज होगा तो डेबिट, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। कैपिटल लायबिलिटी इनकम की नेचर सेम है, लेकिन ऊपर वालों की निस्बत इसकी नेचर ऑपोजिट है। ये जब इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट होंगे और जब डिक्रीज होंगे तो डेबिट होंगे। बस ये बात अपनी अच्छी तरह से इसको 2-3 दफ़ा जुबानी अच्छी तरह से रट्टा लगा के जुबानी आपने इसको पेपर पे 2-3 दफ़ा लिख लेना ताकि अच्छी तरह से ये चीज़ क्लियर हो जाए। ये चीज़ क्लियर होगी तो ही जाके आपको नेक्स्ट लेक्चर समझ आएगा।